लास्ट क्लास में रोलिंग मोशन बताया था, यस सर बता। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन पहुंचे हैं कि नहीं वहां तक? नहीं सर। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे समझते हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। रेडियस r, मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा और नीचे आएगा, यही होगा ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg sin थीटा इधर होगा, यस हाँ। mg cos थीटा इधर होगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है, तो नॉर्मल इधर से पास करेगा। तो ये mg sin थीटा इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, हाँ सर अच्छा, लेकिन चाहे mg cos थीटा हो या mg sin थीटा हो या नॉर्मल हो, तीनों का टॉर्क इसके सेंटर के अबाउट तो 0 होगा। यस सर। तो अगर ये नीचे जाएगा और रोल करेगा तो इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क चाहिए कि नहीं? हाँ सर चाहिए। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, वही ऐसा कर सकता है ना। यस सर। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। दूसरा, फ्रिक्शन इंटू r इज इक्वल टू I अल्फा। और तीसरा, a इज इक्वल टू r अल्फा। ये तीनों इक्वेशन होगा। यस सर। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन is ma and friction is equal to IA by r square। मिलेगा ऐसा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गया mg sin थीटा इज इक्वल टू a कॉमन m प्लस I by r स्क्वायर। होगा ऐसा। हाँ सर। तो यहाँ से मिलेगा एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस I by m r स्क्वायर। ये होगा एक्सीलरेशन।
यस होगा? बोलो। हाँ सर। कॉपी कर दो इसको। Sir, done.
हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। नेक्स्ट टॉप लिंक। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर लग रहा है, इसका खुद का वेट mg इधर लगेगा, लगेगा। यस सर। इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ तक मान लो a है, और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक मान लो h है। इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं, इस पॉइंट को C कहते हैं, और इस पॉइंट को D कहते हैं मान लो। ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, लेकिन कहाँ लगेगा? C और D, C से लेकर D तक में कहाँ पर लगेगा? सॉरी, बताओ। ऊपर लगेगा ये मैंने मान लिया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो F ऊपर, सॉरी mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और F राइट में। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, बट नॉर्मल रिएक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा? C और C से लेकर D तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक में नॉर्मल रिएक्शन सेंटर में a/2। mg वाले लाइन सेंटर पे, ऐसा। हाँ। अब जरा सोचो, अगर mg वाले लाइन सेंटर पर लगेगा तो सेंटर के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क यस सर। कितना होगा? 0। 0 होगा। mg खुद का टॉर्क हाँ सर, वो भी 0। वो भी 0। F का टॉर्क वो भी 0 है। वो भी 0। F का टॉर्क कैसे 0 होगा? F into A/2 होगा। F इंटू h/2 होगा। हाँ सर, f into h/2। हाँ। और किधर होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा ना F का टॉर्क, कुछ भी तुम लोगों को कोई नहीं। ये F इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा ना, हाँ सर। क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ तो सर, नेट क्लॉकवाइज है। तो नेट टॉर्क F का क्लॉकवाइज है, तो इसको बैलेंस करेगा ना, नहीं तो ये आगे जाके लुढ़क जाएगा।
हाँ सर, तो अब उसके टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ से जाएगा तो उसका टॉर्क तो 0 होगा। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो भी उधर से, कभी तो उधर से पुल करके किसी ऑब्जेक्ट को तुम खींच के ला सकते हो आसानी से, और है तो है, देखेंगे बाद में, यहाँ पर नहीं है। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन सी के बीच में कहीं लगेगा, यहाँ पर कहीं लगेगा, तभी इस एन का टॉर्क एफ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एफ के क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेगा। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पर मिड ऑफ मिड पे लगता है, ये हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सर पर हम तो एफबीडी बना देते तभी, मतलब एक ही ऐसे नॉर्मल ले एच लेते बी थे ना। डी में पॉइंट मास होता है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी इज ऑलवेज अ पॉइंट मास। यस सर, वो मालूम है, पर मतलब वहां पे ऐसे लेते थे ना, तो ऐसा मालूम नहीं था कि नॉर्मल वही रिएक्शन बता रहा हूँ, गलत लेते थे इसलिए पढ़ रहे हैं ना, हाँ सर। और गलत क्यों लेते थे वो समझ आया। यस सर। तो इसका पूरा हेडिंग होगा टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, लिखना मत अभी। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ कहीं लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा पॉइंट सी तक शिफ्ट हो सकता है ना। हाँ सर। एन का वैल्यू तो फिक्स है, एम जी के बराबर ही होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, एन इंटू ए बाई टू। यस सर। वो अगर एफ के टॉर्क को बैलेंस कर पाया तो ठीक है, नहीं तो पलट जाएगा, यस सर, ना टॉपलिंग। है ना। तो फर्स्ट थिंग, नॉर्मल रिएक्शन by the surface on the object will not pass through its center because it has to balance clockwise torque of F। तो मान लो ये यहाँ से x डिस्टेंस पर लगता है, तो हम ऐसा लिखेंगे F into h by 2, this should be equal to n into x, और n की वैल्यू mg के बराबर होगी, तो mg इंटू एक्स इज f इंटू h बाई 2, होगा ऐसा। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी f इंटू एच अपॉन 2mg। यस सर। बट x तो हमेशा a बाई 2 से छोटा या बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना, बोलो। सर क्या बोले आप? x हमेशा मैक्सिमम a बाई 2 हो सकता है ना, उससे आगे जगह कहाँ है। हाँ सर।
तो यहाँ से मिलेगा ये भी क्या लो, a by h should be greater equal to f upon mg, ऐसा कुछ। तो जब बेस और हाइट का रेशियो इससे ज्यादा होगा कभी नहीं गिरेगा, अदरवाइज गिर जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। सर मतलब ये लिमिट तक कि वो ब्लॉक है वो रह सकता है, अगर इससे ज्यादा फोर्स हो गया तो वो अपने आप गिर जाएगा ना। हाँ
सर हो गया। हो गया? हो गया? यस सर। चलिए एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट यही टॉप लिंक से रिलेटेड। अच्छा एक ही साथ में हम लोग। टॉप लिंक के क्वेश्चन पूरे एससी वर्मा में एक ही है, इसीलिए इसकी क्वेश्चन दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन है, इसको कर लो तो ये हो जाएगा आपका। सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। लिख रहा है सबको? फोर्थ बाद में करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कर लो। ये तीनों तो दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस हाँ सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले करो, फोर्थ बाद में करना। कीजिए, हो जाएगा आपसे।
Sir, सर आपका माइक म्यूट है। मैंने कहा फर्स्ट हुआ, यस सर, हो गया। क्या आंसर आया? हाफ mga sin थीटा। अच्छा वेरी गुड, देख लेते हैं 2 मिनट। सबका हो गया? हाँ सर। वेरी गुड। तो ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसमें mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है, यस सर। मतलब फ्रिक्शन जरूर पीछे लग रहा होगा। यस सर। और कितना लग रहा होगा? तो mg sin थीटा के बराबर ही है ना। यस सर। हाँ सर। तो mg sin थीटा का टॉर्क 0, mg cos थीटा का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क इसको रोकेगा, है ना। तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। हाँ सर। तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस ऑफ टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। यस सर। तो माइनस ऑफ mg sin थीटा, माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता है ना, हाँ सर। mg sin थीटा इंटू a/2, यस सर, एज है इसीलिए। है ना। ये डिस्टेंस a हो जाएगा ना, फ्रिक्शन इस लाइन में कहीं भी एक्ट करे, आई बात समझ में, a/2 हो जाएगा। यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज mga sin थीटा/2। कोई डाउट किसी को? सेकेंड वाला हुआ, yes, sir. हाँ सेकेंड सर। हुआ, सेकेंड क्या है? A homogeneous cubical brick like motionless on a rough horizontal surface, the half of the brick which applies greater pressure on the plane। बताओ, सिमिलर सर क्वेश्चन है, सर लेफ्ट हाफ में होगा। सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ सर। तो कॉमन सेंस है कि नॉर्मल इस लाइन से इधर ही लग रहा होगा। यस सर। तो नॉर्मल लेफ्ट में लग रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना ही लगेगा। यस सर। तो लेफ्ट हाफ होगा, समझा कि नहीं? यस सर। थर्ड में आओ। थर्ड सॉल्व किया? नहीं सर। हाँ। थर्ड का टॉपलिंग से लेना देना नहीं है वैसे, बट कर लो, थर्ड फोर्थ दोनों कर लो।
Sir, done. हो गया। थर्ड और फोर्थ दोनों हुआ। बोलो थर्ड हुआ। हाँ सर। हो गया। ठीक है, थर्ड का क्या आया? बोलो क्या आया आंसर थर्ड का? बताओगे? सर डी आया है। डी है। डी में क्या है? एल थीटा वेलोसिटी ऑफ एन रे वेलोसिटी। ठीक है, देख लेते हैं। एल साइन थीटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू वी ए। एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू वी बी। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी। ओमेगा चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड बोला है ना, हाँ सर। तो मुझे ओमेगा चाहिए। ओके, तो एक काम करो, ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वी ए अपॉन ओमेगा एल एंड कॉस थीटा इज वी बी अपॉन ओमेगा एल। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा मिलेगा अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये ओमेगा थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। होगा? हाँ सर। तो ऑफ एंड वेलोसिटी ऑफ एंड ए, नहीं ये भी रॉन्ग है। डिपेंडेंट ऑन एल एंड थीटा रॉन्ग है। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी रॉन्ग है। डिपेंडेंट अपॉन एल थीटा वेलोसिटी ऑफ एंड ए, हाँ। तो ये जरूर कह सकते हैं। अच्छा, बी का वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है ना? नहीं दिया है। बी के वेलोसिटी की कोई बात नहीं कर रहा है, सब लोग ए के वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी मुझे नहीं पता है ना? तो वेलोसिटी ऑफ बी में तो थीटा का टर्म आएगा ना, समझ रहे हो? तो डी आंसर होगा। आया समझ में? बोलिए। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4। सर आंसर बी आया। देखते हैं। A uniform cube side A mass M rests on a rough horizontal table. The horizontal force F is applied normal to one of the face at a point directly above the center of face at a height 3a/4। अच्छा, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं।
सेंटर से, सेंटर कहाँ है, यहाँ 3a/4 ऊपर, यहाँ पर फोर्स लगा, है ना। सर अबव द बेस बोला है तो फिर above द बेस कह रहा है, ओके ओके। तो ये सेंटर है और ये डिस्टेंस 3a/4 है, ठीक है। ये डिस्टेंस 3a/4 है और ये सेंटर का लाइन है, मतलब ये डिस्टेंस a/2 होगा और ये डिस्टेंस a/2 होगा, तो ये डिस्टेंस a/4 होगा। यस सर। ठीक है। Find the minimum value of f for which the cube begins to tip about the edge. और साथ में लिखा है assume that the cube does not slide. तो ये स्लाइड नहीं करता है, इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाएगा, ये बोला है, यही बोला है ना। हाँ सर। mg इधर लगेगा, तो जब ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा तो कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन 0। समझ रहे हो। फ्रिक्शन इधर लगेगा, लगेगा, और जब इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसी पॉइंट पर लगेगा, कहीं और नहीं लगेगा। ये बात समझ आ रही है। यस। Yes, sir. तो पॉइंट ओ के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0, पॉइंट ओ के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क 0 होगा। हाँ सर। यहाँ टॉपल कर रहा है, मतलब टॉर्क ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg का मैग्नीट्यूड होगा, तभी टॉपल करेगा। यस सर। mg का टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस फोर्स का टॉर्क होगा क्लॉकवाइज इस पॉइंट के हिसाब से। बोलो। यस सर। यस So f into 3a/4, this should be greater equal to mg into a/2 होगा। तो 2 2 जा 4, a गया, तो f मिनिमम कितना आ गया, 2mg/3 आ गया। यस सर। आया समझ में। बोलो। यस सर। कॉपी कर लो। यही आया था आंसर। हाँ सर। वेरी गुड। सर। सर बोलो। थर्ड वाले को मतलब कुछ और करके नहीं कर सकते थे क्या, जो थर्ड वाला ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें। क्या करना चाहते हो बताओ। एक मिनट सर, मैं और भी मेथड है, दूसरे मेथड से बताओ।
हाँ सर, मतलब कि अभी हमने वो ऊपर वाले पॉइंट को मतलब नीचे आते हुए V1 और यहाँ से V2 समझ के V1 cos थीटा V2 sin थीटा करके। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो दूसरे मेथड से बताता हूँ बच्चे को। सर क्योंकि वहां पे ना एग्जैक्ट इक्वेशन आ रहा है जिसमें ना मतलब वो अबे, पूरा फोर्थ वाला है ना लाइन, नहीं वो नहीं, पूरा एकदम। अरे भाई साहब इसमें भी एग्जैक्ट इक्वेशन है, वो तो मैं लिख दिया जब ऑप्शन पर आ तब देखा कि वी भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी पर भी तो एरो लगाया हुआ था ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, इसमें भी एग्जैक्ट इक्वेशन आएगा। बस निकालना नहीं था इसलिए नहीं निकाला। चलो दूसरा मेथड देखो, बहुत मेथड है हर चीज को सॉल्व करने का। ऐसा कुछ रॉड है, इसमें वेलोसिटी ऑफ ए इधर है, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, यस सर। और वेलोसिटी ऑफ बी इधर है जो कि नहीं दिया हुआ है, और ये एंगल थीटा है। यस सर। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा होगा, है ना? बोलो। यस सर। तो वी बी का कंपोनेंट इधर होगा वी बी साइन थीटा, और इधर होगा वी बी कॉस थीटा। वी ए का कंपोनेंट इधर होगा वी ए कॉस थीटा, और इधर होगा वी बी साइन थीटा, सॉरी वी ए साइन थीटा। होगा ऐसा? हाँ सर। अब देख ध्यान से, ये है इसका सेंटर, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा इधर ओमेगा से। तो एक तो कंस्टेंट से, लेंथ कंस्टेंट से वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से मुझे बी का नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ वी बी इज वी ए कॉस थीटा, लिख दिया। यस सर। अब ऐसा लिख सकता हूँ कि वी ए साइन थीटा इज ओमेगा इंटू एल बाई टू परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है। हाँ सर। क्या यहाँ से ओमेगा मिल गया? टू वी ए साइन थीटा अपॉन एल। हाँ आया सर समझ ये। में? हाँ सर ये मतलब थोड़ा यही बोल रहा था। एक्चुअल में यही एक लाइन की जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने की, लेकिन कुछ भी पूछे तो ऐसा कर सकते हैं। अगर इस साइड से निकालते तो लिखते वी बी कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू एल बाई टू, तो भी यही आता। समझे कुछ? यस सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? सर वो ऊपर एक बार कॉपी करना था फोर्थ वाला तो।
हो गया है सर। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? चलो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑप्शनल है वैसे, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो करा देता हूँ, एक मिनट, धूप आ रही है, curtain को। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब उसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म IAOR। तो पहली बात तो ये है क्या, तो ये ऐसा है कि एक इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पे सर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या? सॉरी, एक मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, तो उसको हम प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर प्योर रोटेशन है, तब काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट आर ओमेगा। तो लिखना आसान होता है सब कुछ, लेकिन रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है तो हर चीज में मेरा एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस सी प्लस आई ओमेगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक टूल है, जिस टूल की मदद से रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया जाता है अबाउट एन एक्सिस, जिसको हम लोग एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। सो combined rotational and translational motion can be converted into pure rotational motion about an axis known as instantaneous axis of rotation। अच्छा, तो इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि जैसे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन में, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P को हम क्या लिखते थे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ऐसा लिखते थे पहले। बोलो। यस सर।
कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन में रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट की वेलोसिटी में दो वेक्टर का वेक्टर सम हुआ करता था, याद है? यस सर। तो इसी को जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे मिल जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी मेरा हो जाएगा सिर्फ ओमेगा क्रॉस आर, जहाँ की आर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना होगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी क्या होता था कभी भी? आर सी ओ एम क्रॉस पी प्लस आई अबाउट सी ओ एम इंटू ओमेगा, ये होता था पहले। अब क्या हो जाएगा? अब सिंपल आई इंटू ओमेगा हो जाएगा। आई क्या होगा? अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, पहले जो काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मालूम है तो मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह से सब कुछ यही नहीं है, तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया। जितने भी मैकेनिक्स के पैरामीटर हैं, सारे पैरामीटर को आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर कन्वर्ट कर दोगे तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन को हम लोग प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढते कैसे हैं बताता हूँ मैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। सर ये ऑप्शन है तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। है कि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी मालूम है तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन तो पढ़ चुके हैं, उससे सॉल्व कर ही सकते हैं। और अगर मालूम है तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट है, इसके लिए मैं बोला ऑप्शनल है। अच्छा, ओके।
आगे बढ़ो। यस सर। चलो, सो ये ढूंढते कैसे हैं? हाउ टू फाइंड instantaneous axis of rotation. So first thing, for finding location of instantaneous axis of rotation, velocity of 2 points minimum 2 points. On a rigid body, should be known. तो किसी 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। नाउ केस 1 का नाम क्या है, 2 मिनट में देखते हैं। तो कोई भी एक रिजिड बॉडी है किसी भी शेप साइज का, इसके ये रोटेट ट्रांसलेट दोनों कर रहा है, तो इसके किसी 2 पॉइंट का वेलोसिटी मुझे पता होना चाहिए। तो मान लो एक पॉइंट ए है जिसकी वेलोसिटी किधर भी जहां मन करे इधर है, मान लो ये ऐसा वी ए मुझे मालूम है। एक दूसरा पॉइंट है बी, कहीं भी हो सकता है, जिसकी वेलोसिटी मान लो मुझे मालूम है वी बी, ऐसा कहीं। तो आपको क्या करना है कि वी ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वी बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ज्योमेट्री से ये डिस्टेंस आर ए आ गया और ये डिस्टेंस आर बी आ गया। तो हम लिखेंगे आर ए इंटू ओमेगा इज वी ए एंड आर बी इंटू ओमेगा इज वी बी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बोलो। सर सेकंड वाले में आर इन बी इंटू ओमेगा ना? क्या? सेकंड वाले में आर बी इंटू ओमेगा ना? हाँ, आर बी इंटू ओमेगा इज वी बी। आर, ठीक है। लेकिन दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तभी पॉसिबल है जब वी ए और वी बी पैरेलल नहीं हो, है ना। तो केस 1 का नाम लिखते हैं व्हेन वी ए एंड वी बी आर नॉट पैरेलल। ठीक है, क्योंकि पैरेलल होगा तब तो कॉमन हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन कहाँ से मिलेगा। केस 2 अगर पैरेलल है, if VA and VB are parallel, तो देखो कोई भी शेप साइज ले लो, कोई भी शेप साइज ले लिया ऐसा। ये एक पॉइंट है ए, इसमें से ये है VA,
और ये कोई पॉइंट है, इसमें ये है वी बी वेक्टर। तो इसमें क्या करना होता है आपको कि इन दोनों पॉइंट, दोनों वेक्टर के टेल को मिला दीजिए और दोनों वेक्टर के हेड को मिला दीजिए। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यही पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वी बी का डिस्टेंस यहाँ से आर बी आ गया और वी ए का डिस्टेंस यहाँ से आर ए आ गया है। तो वी ए इज इक्वल टू आर ए इंटू ओमेगा, वी बी इज इक्वल टू आर बी इंटू ओमेगा। आया समझ में? यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि वी ए इधर हो और वी बी इधर हो। वही है, नया कुछ नहीं है। तो इसमें भी दोनों के टेल को मिलाओ और दोनों के हेड को मिलाओ। तो इस केस में ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। ये डिस्टेंस होगा आर ए और ये डिस्टेंस होगा आर बी। तो इसमें भी वही होगा, आर ए इंटू ओमेगा इज वी ए, आर बी इंटू ओमेगा इज वी बी। क्लियर है? तो यही दो तरीका है जिससे हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को लोकेट कर पाएंगे। कॉपी कर लीजिए। सर
सर डन। सर क्या करने आगे बढ़ो, सर एक डाउट है। बोलो। सर आपने जैसे वो केस 2 में किया था तो वो आई और बाहर आया था ऑब्जेक्ट से, तो ऐसा हर एक केस में हो सकता है या फिर पैरेलल में ही होता है सिर्फ? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बाहर आए भीतर आए कहीं भी आ सकता है। जैसे लिख चुके हो इसको? हाँ सर। ठीक है। जैसे अभी देखो, एक ऊपर में मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, तो क्या किया, वीए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वीवी पर किया, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ध्यान से देखोगे, वीए को मैंने लिख दिया था एल साइन थीटा इंटू ओमेगा, वीवी को लिख दिया था एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा। लिखा? हाँ सर समझा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, अंदर आए बाहर आए कुछ भी हो, वो इमिटेबल है। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है, वैसे कुछ है नहीं इसमें। अब सॉल्व करो सर भाई। इसका कोई क्वेश्चन या कुछ होता है मतलब कैसे करना है? अरे दोस्त, जैसे अभी देखा था ना थर्ड क्वेश्चन को, ऊपर में मैंने किया था तो कैसे किया था अभी, हाँ सर वो तो समझ गया, वो वाला देख के कि तो हाँ यहाँ पे तुमने आपने। कहा कि नहीं नहीं ये समझ आया, तो इसी को मैंने दोबारा में तुम्हें ऐसे करके बताया, दोनों एक ही बात है। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन जहां भी दिखाई दे, आपके पास दोनों यूज करने का ऑप्शन है। किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रोटेशन ट्रांसलेट, रोटेट और ट्रांसलेट दोनों हो रहा है, वहां पर हर क्वेश्चन में आपके पास दोनों ऑप्शन है। समझे? यस सर। जैसे दो चार चलो और दिखाता हूँ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। देखो इधर, सब लोग देखो, रोलिंग तो पढ़ चुके हो? यस सर। अच्छा, तो हम लोग जो रोलिंग पढ़े थे, देखना ध्यान से।
सब ध्यान से देखेगा, मतलब जानबूझ के ऐसा एग्जांपल चुना जो पहले कर चुके हो। मान लो ये v से रोटेट भी कर रहा है और ओमेगा से, v से ट्रांसलेट भी कर रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, और हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, कोई पूछे इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या होगा, v इधर होगा ट्रांसलेशन की वजह से, आर ओमेगा इधर होगा रोटेशन की वजह से जिसकी वैल्यू v है ना, यस सर। और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा √2v होगा। हाँ सर। अब मैं इसी बात को मान लो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सोचो, सब ध्यान से देखेगा। अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सोचूं, तो देखो ये है इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, तो ये वेलोसिटी हो गई, ये आर, तो ये √2r हो गया, तो ये वेलोसिटी हो गई √2r ओमेगा, दैट इज √2v हो गई। हाँ सर, हो गई। अच्छा, और देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी रोटेशन की वजह से v और ट्रांसलेशन की वजह से v, तो टोटल 2v आया था, याद होगा आपको। यस सर। अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2r, तो वेलोसिटी इस पर परपेंडिकुलर 2r ओमेगा विच इज 2v, है ना। यस सर। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया ट्रांसलेशन का, ये हो गया रोटेशन का, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर √2v, मैं ऐसे सोचूंगा, तो यहाँ से यहाँ लाइन ज्वाइन करूंगा, r तो ये √2r ट्रायंगल में, और वेलोसिटी इस पर परपेंडिकुलर, तो √2r ओमेगा दैट इज √2v। यस सर। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के हर क्वेश्चन को करने का दोनों तरीका होता है। एनर्जी देखो, चलो एनर्जी देखना है। यहाँ अगर मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो ½ I ओमेगा स्क्वायर प्लस ½ mv स्क्वायर ऐसा लिखूंगा, लिखूंगा। यस सर। इसमें जो I है वो किसके अबाउट है, इस पॉइंट के अबाउट है, यस सर। इस पॉइंट के अबाउट है। अब मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो मैं सीधे लिख दूंगा ½ I ओमेगा स्क्वायर, जिसमें I होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, दैट इज ½ अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट c प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इनटू ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ½ IC ओमेगा स्क्वायर प्लस ½ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो सेम एक्सप्रेशन आ गया, यस सर, सेम आ गया। समझ रहे हो। तो हर क्वेश्चन जो आप पहले रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन से करते थे उसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप चेंज कर सकते हैं, चाहे आपको कुछ भी करना है, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मतलब कुछ भी, एनर्जी कंजर्वेशन, जो भी करना है सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। यस सर।
कौशल, अगर वी ए वी बी सेम डायरेक्शन में हो तो पॉइंट कभी मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तो नहीं मिलेगा। कौशल है या नहीं? कौशल नहीं, कुशल, कुशल सुन रहा है? यस सर। तो दोनों अगर इक्वल लेंथ का है तो नहीं मिलेगा, मतलब दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। तो दो पॉइंट की वेलोसिटी अगर सेम है, इसका मतलब रोटेट हो ही नहीं रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। यस सर, यस सर। तो कंटिन्यूस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रोटेट हो ही नहीं रहा है, वो ट्रांसलेशन है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। सर नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन डाउट आपने बोले थे। डाउट कर लो, करके आप क्या करोगे? एस सी वर्मा हाँ सर, पूरा अच्छी वर्मा। नेक्स्ट लेक्चर, एस सी वर्मा डिस्कशन। सर मॉड्यूल कौन से, मतलब मॉड्यूल में है नहीं शायद, आपको पीडीएफ शायद भेजना पड़ेगा सर। है मॉड्यूल मिला है तुम्हें, देखो उसमें। 4 तक ही मिला है। हाँ 4 में ही है। हाँ हाँ सर, है 4 में है सर। हाँ बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।